बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 326 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे साहिल को कराची जाने से रोकना था, हर सूरत रोकना था, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान था और मुझे हर कीमत पर यह इम्तिहान पास करना था। मैंने आंखें बंद कर ली और साहिल के तस्वुर में खो गया। फिर जैसे वक्त थम गया या कई सदियाँ एक साथ गुजर गईं। उस हसीन और दिलनशी तस्वुर की एक मानूस आवाज़ ने तोड़ दिया। मैंने अड़बड़ाकर आंखें खोल दी। सद्दफ अभी तक फ़ोन करके वापस नहीं आई थी। मेरी मतलाशी नज़र गैर इरादी तौर पर उस आवाज़ के हामिल शख्स को खोजने लगी जिसकी पुकार ने साहिल का तस्वुर तोड़ा था। रेस्टोरेंट में इधर उधर भटकने के बाद मेरी निगाह खुद पर मरकूज हो गई। मैंने मतलूबा शख्स को तलाश कर लिया। इस वक्त मेरे अजीबो गरीब एहसासात थे। मैं कोई गलती नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहले साहिल के तस्वुर के दौरान में मैंने खुद अपनी आवाज़ सुनी थी, यानी मैंने खुद को पुकारा था। मैं अपनी आवाज़ के सिलसिले में भला किस तरह धोखा खा सकता था। ये जो कुछ भी था बहुत ही पुरस्कार और हैरान कुन था। इस किस्म का एक आध तजर्बा मुझे गुज़िश्ता रोज़ भी हो चुका था। इसके अलावा भी कुछ गैर मरी एहसासात मुझे अपने हिसार में लिए हुए थे। यकीनन कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आने वाला था। मेरी ज़िंदगी को कोई नया रुख मिलने वाला था। किसी नए उफ़क़ की जलवा गरी मेरी मुंतज़िर थी। मैं कुछ नहीं जानता था। आने वाला वक्त ही बता सकता था कि ये नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ वाक़यात किस तूफ़ान का पेश खैमा है। सद्दफ को अपनी जानी बातें देकर मैं सीधा होकर बैठ गया। आड़ा टेढ़ा तो मैं पहले भी नहीं बैठा हुआ था, बस ज़हनी इंतशार ने मुझे थोड़ा डगमगा दिया था। सद्दफ के वहां पहुंचने से पहले मैंने खुद को संभाल लिया। अभी कुछ देर और लगेगी। वो कुर्सी संभालते हुए बोली। कितनी देर? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। लगभग आधा घंटा, सद्दफ वजाहत करते हुए बोली। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जिस शख्स से हमारी मतलूबा मालूमात हासिल हो सकती हैं उसने आधा घंटा मांगा है। काम इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, ठीक है, आधा घंटा और सही, लेकिन इसी दौरान में हम एक और काम कर लेते हैं। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। कौन सा काम वैदान? सद्दफ उलझन ज़दा नजर से मुझे देखते हुए बोली। मैंने वजाहत करते हुए कहा, हमने एम्बुलेंस के ड्राइवर अब्दुल करीम को फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी के तहखाने में बंद कर रखा है। वो आदि मुजरिम मालूम नहीं होता, बस साहिल वाले मामले में उसे आलाकार बनाया गया है। उसके बीवी बच्चे कोट लखपत में इंतजार कर रहे हैं। आइंदा हालात का कुछ पता नहीं, हमें इस तरफ आने की कब मोहलत मिले। उसने हमारी दुरुस्त रहनुमाई की है। मेरा ख्याल उसे रिहा करने में कोई खर्च नहीं। सद्दफ ने मेरी ताइज़ की और हम बिल अदा करने के बाद रेस्टोरेंट से निकल आए। इस मरतबा करोला की ड्राइविंग सीट मैंने संभाली। इस वक्त मेरा जहन बड़ी तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मेरी सोच का मरकज साहिल थी और वो ताज़ा तरीन गठजोड़ जो शोएब गोरी और चौधरी नवाज़िश अली के दरमियान हुआ था। अगरचे अभी तक इस गठजोड़ की हतमी तफसील मुझे मालूम नहीं हो सकी थी। ताम साहिल का लाहौर पहुंचाया जाना यही जाहिर करता था कि उसे मजीद आगे कराची पहुंचाया जाएगा। मेरे पास ATM कार्ड मौजूद थे। न्यू कैंपस से फाजलिया कॉलोनी की तरफ जाते हुए मैंने अपने सिल्वर और गोल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल किया और ज्यादा से ज्यादा जितनी रकम हासिल कर सकता था कि मेरे अकाउंट्स में एक कसीर रकम मौजूद थी, लेकिन कार्ड की मदद से एक मखसूस अमाउंट से ज्यादा ड्रा नहीं किया जा सकता था। वैसे मेरे पास पहले से भी कुछ रकम मौजूद थी। सद्दफ ने मेरी इस कार्रवाई पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया और ना ही कुछ पूछने की कोशिश की। हम फाजलिया कॉलोनी पहुंचे। अब्दुल करीम को तहखाने से निकाला। बाहर खालनुमा कमरे में लाने के बाद मैंने उससे कहा, अब्दुल करीम, तुमने हमसे गलत बयानी नहीं की, लिहाजा हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन तुम इससे कोई नाजायज फायदा ना उठाना वरना बहुत घाटे में रहोगे। वो रूहान सी आवाज में बोला, जनाब आप नाजायज फायदे की बात करते हैं, मैं तो इसी आज़ादी से कोई जायज फायदा भी नहीं उठाऊंगा। मैंने ये 2-2.5 घंटे बड़े आदाब में गुजारे हैं और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि हम कितने खतरनाक हैं। मैंने सफ़ाकी से कहा। वो बड़ी शिद्दत से इस बात में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, तहखाने के हालात आपकी ताकत और पहुंच को समझने के लिए काफी हैं। इसका मतलब है तुम बाहर जाकर अपनी जबान बंद रखोगे? जी, मैंने कुछ देखा और ना ही सुना। वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए बोला, आप फिक्र ना करें, मैं किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उसके जहन में बैठे हुए खौफ का पुख्ता करते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में हमारे बारे में किसी को बताने का शौक पैदा हुआ तो तुम अपना शौक पूरा करके देख लेना। अगले लम्हे तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। एक लम्हे को रुककर मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, मैंने अपने जिन साथियों को कोट लखपत रवाना किया था वो मुसलसल तुम्हारे घर की निगरानी करते रहेंगे। इधर तुमने कोई गलती की, उधर उनका काम तमाम। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वो सहमे हुए लहजे में बोला, नहायत अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब। क्या तुम तहखाने में मौजूद अफराद में से किसी को जानते हो? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने मुतमईन होने के बाद उसे जाने की इजाजत दे दी। नादिया ने जो मजीद आधे घंटे की मोहलत ली थी उसमें से 20 मिनट गुजर चुके थे। 10 मिनट बाद उससे दोबारा राब्ता किया जाता। मैंने ये 10 मिनट कोठी में गुजारने का फैसला किया और उस कमरे में आ बैठा जिसमें फोन था। सद्दफ ने कहा, क्या तुम यहीं से नादिया को फोन करवाना चाहते हो? हाँ, इरादा तो यही है, मैंने कहा, लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी कॉल कराची करूंगा। कराची के जिक्र पर वो थोड़ी सी चौंकी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। मैं बिनास बाकर का नंबर डायल करने लगा। आज हफ्ता था और ये दिन तकरीबन गुजर ही चुका था। कल यानी एतवार को मिनास बाकर की बेटी शबाना की बारात आना थी। वो इस वक्त बेपनाह मसरूफ होगा। शादी और फिर बेटी की शादी वालिदैन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होती।
इस हकीकत को समझने के लिए किसी बेटी का बाप या माँ होना जरूरी है। मैंने उसकी मसरूफियात के पेश नजर घर पर फोन किया था। थोड़ी देर बाद उससे राब्ता हो गया। रिसीवर पर मेरी आवाज सुनते ही उसने सवाल किया, फैदान खैरियत तो है? इस वक्त तो तुम्हें पाशा के गाँव सैयदपुर में होना चाहिए। मैं लाहौर में हूँ जनाब, मैंने बताया। सैयदपुर जाने की नौबत ही नहीं आई। इसका मतलब है तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हो गई है, वो अपनी मखसूस गंभीर आवाज में बोला। मैंने जवाबन उसे मुख्तसरन ताज़ा तरीन सूरत के बारे में बता दिया। वो लम्हाती तजिया करने के बाद तशवीशनाक लहजे में बोला, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे दो दुश्मनों में कोई खुफिया डील हुई है और वो डील साहिल के हवाले से है। दुश्मनी और दोस्ती की दुनिया में एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। इस हिसाब से अब तुम्हें 11 खतरनाक और ताकतवर दुश्मनों से निमटना होगा। मैंने इसीलिए आपको फोन किया है। मैंने दांत कुचकिचाते हुए कहा। कवीम का इस बात का है कि साहिल को बहुत जल्द लाहौर से कराची पहुंचाया जाएगा। मैं लाहौर में उसके ठिकाने का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर मुमकिन तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी तौर चौधरी दिलदार मुझे जुल देने में कामयाब हो गया या कबीर शाह मेरे हत्थे ना चढ़ा तो आपको कराची में उनके अड्डों की निगरानी का बंदोबस्त करना होगा। मैंने आपको शोएब गौरी के साथ साउथ और ईस्ट वाले ठिकाने के बारे में तफसीलन बताया है। यह जरूरी नहीं कि साहिल को साउथ या ईस्ट ही पहुंचाया जाए, मुमकिन है वो मलीर वेस्ट या फिर सेंट्रल पहुंचा दी जाए। मिनास बाकर ने संजीदा लहजे में कहा, साउथ को तो इस सिलसिले में खारिजी इम्कान समझो। अभी परसों रात ही को तो वहां पुलिस ने रेड किया था। शोएब गौरी इस सिलसिले में जरूरी एहतियात बरतेगा। साउथ का कायम मुकाम कबीर शाह मफरूर और पुलिस को मतलूब है। वो साउथ का रुख करने की कोशिश नहीं करेगा। अलबत्ता मैं ईस्ट की कड़ी निगरानी का इंतजाम कर देता हूँ, तुम इस हवाले से बेफिक्र हो जाओ। मिनास बाकर का तजिया बिल्कुल दुरुस्त था। पुलिस ने जिस अंदाज में साउथ पर कार्रवाई की थी उसके पेश नजर कबीर शाह को भूले से भी उधर का रुख नहीं करना चाहिए था। इस अंदाजुर में तो ईस्ट को भी नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि मैं वहां 1-2 मरतबा जा चुका था। शोएब गौरी मेरी सलाहियतों से बखूबी आगाह था। फिर उसका दावा था कि साउथ वाला ऑपरेशन मेरी निगरानी में हुआ है, चुनाचे वो साहिल को ईस्ट में रखने की भी गलती नहीं कर सकता था। हवा जाकर मलीर सेंट्रल और वेस्ट ही रह जाते थे और यह भी कोई जरूरी नहीं था कि वो उन्हीं ठिकानों में से किसी एक पर पहुंचाई जाए। शोएब गौरी के कराची में और कितने खुफिया अड्डे थे मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। मिनास बाकर से मजीद 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने राब्ता मौकूफ कर दिया। मुखलिस और खैर ख्वाह अफराद हर हाल में मुफीद होते हैं। वो आपके किसी काम आ सकें या नहीं, लेकिन उनसे प्रॉब्लम शेयर करने के बाद दिलो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। इंसान को महसूस होता है वो अकेला नहीं, कुछ और लोग भी उसके साथ हैं। ये एहसास, ये तसव्वुर हौसले के लिए टानी की हैसियत रखता है। रिसीवर रखने के बाद मैंने सवालिया नजर से सद्दफ को देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए फोन के पास चली आई। फिर उसने नादिया से राब्ता करने के लिए डायलिंग की। थोड़ी देर तक वो दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनती रही। उसने कुछ हूँ हाँ भी किया। मैं उसके चेहरे के तासरात को नोट कर रहा था। वहां हर लम्हे के साथ कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। 2 मिनट बाद उसने रिसीवर क्रैडल कर दिया। मैंने पूछा, क्या पता चला? शाह लैंड क्रूजर के मालिक का नाम और एड्रेस मालूम हो गया है। कौन है वो? मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। और कहाँ रहता है? सदफ ने जोशीले लहजे में बताया, उसका नाम चौधरी दिलदार है और वो डिफेंस फेज 2 में रहता है, यानी हमारा मतलूबा बंदा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने चौधरी दिलदार का एड्रेस भी दोहरा दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं उसका मुकाम पता ढूंढने में कामयाब हो गया था, जहाँ मेरी राहत जहाँ को रखा गया था। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। हमें जल्द अज जल्द उस कोठी पर पहुंचना था। मैंने सरसराती आवाज में कहा, क्या तुम डिफेंस सोसाइटी में पहले कभी जा चुकी हो? सदफ भी मेरी तकलीद में खड़ी होगी और बोली, 1-2 मरतबा वहां जाने का इत्तफाक हुआ है। नादिया की क्लास फेलो उधर रहती है। बहरहाल कराची वाली डिफेंस की बनिस्बत यहाँ एड्रेस ढूंढना आसान है, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब हम पाशा की फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी से रवाना हुए तो मेहरबान रात के ठंडे अंधेरे ने शहर में पड़ाव डाल दिया। ड्राइविंग सीट मेरे कब्जे में थी और सदफ पैसेंजर सीट पर खामोश बैठी विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। मैंने संजीदा लहजे में उसे मुखातिब किया, सदफ मेरी तो सारी जिंदगी इसी हंगामा खेजी में गुजरी है, तुम्हारे लिए यह नया तजर्बा होगा। हाँ तजर्बा तो नया है लेकिन बड़ा सनसी खेज है, वो जवाब में बोली। अगरचे इस भागदौड़ में मेरे मुहिम जोई के जज्बात की तस्कीन का बेपनाह सामान मौजूद है, लेकिन दिल मेरे में यही ख्वाहिश है कि ये हालात तवालत इख्तियार ना करें। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, इसका मतलब मुहिम जोई से तुम्हारा दिल भर गया? ऐसी बात नहीं, वो जल्दी से बोली। अगर मौजूदा हालात तवील हो गए तो उसका यही मतलब होगा हमें अपने मकसद में फिलहाल कामयाबी नहीं हुई और मैं तुम्हें नाकाम नहीं देखना चाहती। सदफ के आखिरी जुमले में बेपनाह गहराई पाई जाती थी। मैं उसकी बात की तह तक पहुंच गया और उसकी ख्वाहिश को पकड़ने में कामयाब हो गया। वो चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द साहिल तक पहुंच जाऊं। उसकी खैर ख्वाही ने मुझे मुतासर किया। बहर से मुस्तकबिल के उस डॉक्टर को देखने लगा जो अपने अज़ाइम और हरकत की बदौलत कहीं से भी डॉक्टर नजर नहीं आती थी। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, मैं खुद भी इस मिशन में नाकामी का तसव्वुर नहीं कर सकता। आग और खून का हर दरिया अबूर करके मैं साहिल तक पहुंचूंगा, लेकिन तुम। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मुतअज्जब लहजे में बोली, लेकिन तुम क्या? मैंने चलने में खामोश रहने के बाद कहा,
लेकिन तुम ख्वाह खुद को इस आग में क्यों झोंक रही हो? उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार पैदा हुए। वो कुछ बुझ सी गई। मुझे उसकी यह कैफियत देखकर दुख हुआ। मेरे सवाल ने शायद उसे किसी दिली सदमे से दो चार किया था। मैंने दानिशा उसकी दिल आजारी की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझाने की आखिरी सही की। ठीक है, वो मेरी खैर ख्वाह थी, एक अच्छी जानिसार दोस्त थी, लेकिन मैं जितने खतरनाक लोगों में जा रहा था उनके बारे में वो नहीं जानती थी। चौधरी नवाज़िश अली और शुएब गौरी से खालिसतन मेरी जाती दुश्मनी थी। सद्दफ की साग का ईंधन बनाना अच्छी बात नहीं थी। इन्हीं सबब मैंने इन संगीन तरीन लम्हात में उसे समझाने की कोशिश की थी। वो मुझसे मुखलस और वफादार थी, चुनाचे मेरे समझाने के बावजूद उस पर मुत्तलिक असर न हुआ। वो तस्दीदा अंदाज में मुझे देखती रही, फिर शिकवा भरे लहजे में बोली, क्या मैं ये समझूं कि सिर्फ जबान से तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, दिल से इसका ताल्लुक नहीं है? ऐसी बात नहीं सद्दफ। मैं इस वक्त बेहद संजीदा हो गया था। फिर कैसी बात है? वो खफगी अमेज लहजे में बोली, तुम्हारे रवैये से तो यही महसूस हो रहा है तुम्हें मेरे खुलूस और मदद की जरूरत नहीं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो गलत कह रही थी। मैं उसके खुलूस और दोस्ती को दिल से मानता था और इसलिए उसे महफूज रखना चाहता था, वरना के दोस्ती निभाते हुए कितनी ही लड़कियां और औरतें जान हार बैठी थी। मैं जानकी देवी, थाई वांग और उन्हीं जैसी कई और लड़कियों को भूला नहीं था, इसलिए सद्दफ को इस जंग में कूदने से बात रखना चाहता था। वो इस वक्त खासी दिल शिकस्ता हो रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सद्दफ तुम्हें अंदाजा नहीं चौधरी नवाज़िश अली और शुएब गौरी कितने खतरनाक लोग हैं। मैं ये अंदाजा करना भी नहीं चाहती। वो बेपरवाही से बोली, मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए वो मेरे भी दुश्मन है। क्या मुझे अपने दुश्मनों से निपटने का हक हासिल नहीं? वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात जारी रखते हुए बोली, फैजान तुम चाहे समझो या ना समझो, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। दोस्त मुसीबत के वक्त काम आता है, साथ छोड़कर अलग नहीं हो जाता। अगर अब भी तुम इस बात पर इसरार करोगे कि मैं अपनी राह तुमसे अलग कर लूं, तो मुझे यकीन हो जाएगा तुम्हें मेरी दोस्ती की जरा परवाह नहीं है। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैं समझ गया उसे इस सिलसिले में समझाना मुमकिन नहीं। वो यकटक विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। मैंने नरमी से कहा, सद्दफ मैं लाहौर से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। अगर रास्ते में कोई ट्रैवल एजेंसी आए तो मुझे बताना। ट्रैवल एजेंसी? वो एक झटके से मेरी तरफ देखने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे 2 टिकट चाहिए, लाहौर से कराची के। मैंने कहा, किसी भी पहली मुमकिन फ्लाइट से। क्या तुम कराची जाना चाहते हो? उसके लहजे की हैरत दूर नहीं हुई थी। इसकी जरूरत पेश आ सकती है। मैंने कहा, तुम इसे मेरी एहतियाती तदबीर कह सकती हो। वो मानी खेज लहजे में बोली, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ कि दूसरा टिकट किसके लिए होगा? क्या तुमने पहले टिकट के बारे में मालूम कर लिया है? मैंने उल्टा उसी से सवाल किया। वो बोली, जाहिर है एक टिकट तो तुम्हारे लिए होगा। बिल्कुल इसी तरह जाहिर है दूसरा टिकट तुम्हारे लिए बनवाना चाहता हूँ। और साहिल? वो जुमला अधूरा छोड़कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा ना, इन टिकट को मैं सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल करूंगा अगर लाहौर में साहिल को ना पा सका, क्योंकि फिर हमें पहली फुर्सत में कराची जाना होगा। अगर साहिल लाहौर में ना रही तो सीधी कराची पहुंचा दी जाएगी। मैं नाकामी के 1% इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता सद्दफ। साहिल का उसूल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी है और मैं ये बाजी मार कर रहूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वो गंभीर आवाज में बोली, मुझे उम्मीद है हम साहिल को लाहौर ही में बाजियाब कर लेंगे। मैंने उसकी नेक ख्वाहिशात पर दिल में आमीन कहा। थोड़ी देर बाद एक जानिब इशारा करते हुए बोली, फैजान उस तरफ एक ट्रैवल एजेंसी नजर आ रही है। मैंने उसके इशारे का निगाही ताकुब किया और PIA के न्यूज साइन पर मेरी नजर जमकर रह गई। अगली लम्हे मैंने टोयोटा करोला को उस समत मोड़ दिया जिधर वो ट्रैवल एजेंसी वाक़ थी। चंद लम्हात के बाद मैं एजेंसी में दाखिल हो रहा था। कराची की तरह लाहौर की डिफेंस सोसाइटी में मतमूल लोगों का रिहायशी इलाका है। मैं सद्दफ की रहनुमाई में वहां पहुंच गया। मैंने गर्चे खासा तवील रास्ता इख्तियार किया, ताहम ये बिल्कुल सीधा और आसान था। जब हम इस इलाके में दाखिल हुए तो रात के 8 बज रहे थे। मैंने गाड़ी को मुख्तलिफ गलियों में घुमाने के बाद वो कोठी तलाश की जिसकी तलाश में मैं इधर आया था। कोठी के मेन गेट पर चौधरी दिलदार के नाम की तख्ती देखकर मुझे दिली सुकून महसूस हुआ। इस वक्त मैं कुछ इस किस्म की कैफियत से गुजर रहा था जो अपनी निगाह के सामने मंजिल देख लेने वाले किसी मुसाफिर की होती है। चौधरी दिलदार की कोठी खासी वसीउ अरीज और शानदार थी। डिफेंस फेज 2 में कदरे बड़ी कोठियां थी। हमारा टारगेट कोठी कार्नर पर वाक़ थी। मैं रुके बगैर उस कोठी के सामने से गाड़ी निकाल कर ले गया। एक उचटती हुई नजर ने मुझे बता दिया कि कोठी के अहाते में लान पर शामियाने लगे हुए हैं, जैसे वहां किसी तकरीब की आमद हो। कोठी के बाहर दोनों गलियों में चंद गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दे रही थी। कार्नर कोठी होने के बायस उसे 2 गलियां लगती थी। कुछ आगे आने के बाद मैंने गाड़ी रोक ली। ये जगह उस कोठी से नजर नहीं आती थी। सद्दफ ने कहा, लगता है वहाँ किसी तकरीब का आगाज होने वाला है। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कहा, हमें कोठी में दाखिल होने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, कहीं अंदाजे की कोई गलती हमें किसी बड़ी मुसीबत से 2-4 ना कर दे। तुम क्या चाहते हो? सद्दफ ने इस्तफसार किया। किसी तरह ये मालूम कर लिया जाए कि वहाँ किस किस्म की तकरीब होने वाली है। कोठी के बाहर निस्फ दर्जन गाड़ियां खड़ी तो यही जाहिर करती हैं कि मेहमान आना शुरू हो गए हैं। सद्दफ ने कहा, लाहौर में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। मेरा ख्याल अगर वहाँ रात की तकरीब है तो 9 बजे तक अपने उरूज पर होगी। कराची के बिलक्स लाहौर वाले जल्दी सोने के आदी हैं।
यहाँ पर नया दिन शुरू होने से पहले तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। मैंने चलने में सोचा, फिर फैसला कुन लहजे में कहा, सद्दफ मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, तुम इसे ड्राइव करके चौधरी की कोठी तक लाओ और इस पहलू में खड़ी कर दो जिधर आखिरी गाड़ी रुकी है। कुछ देर के बाद गाड़ियां हमारी गाड़ी के बाद आकर खड़ी हो जाएंगी और इस तरह ये करोला मेहमानों की गाड़ियों में शामिल हो जाएगी और किसी को हमारी गाड़ी पर शक नहीं गुजरेगा। हमें जब भी वहां से निकलना होगा अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाएंगे। मैंने सद्दफ को जिस जगह करोला खड़ी करने का मशवरा दिया उस तरफ कदरे अंधेरा था। इस गली में भी कोठी का एक गेट वाक़ था, लेकिन वो बंद था। आमदोशुद के लिए कोठी का मेन गेट ही इस्तेमाल में नजर आ रहा था, जो कि इस वक्त पूरी तरह खुला हुआ था। सद्दफ ने पूछा, मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद क्या करूँ? तुम गाड़ी को पार करना, फिर कोठी के अंदर जाने की बजाय दूसरी जानिब निकल जाना। मैंने कहा, तुम बगली गली के किनारे पर रुककर मेरा इंतजार करना। तुम्हारी किसी हरकत से बेचैनी या इसराब नहीं झलकना चाहिए। वो एतमाद से बोली, ये तो मैं कर लूंगी, तुम इसी दौरान में क्या करोगे? मैं ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि वो तकरीब किस सिलसिले में मुनक्कद हो रही है। मैंने कहा, अगर मुमकिन हुआ तो कोठी के अंदरूनी हालात के बारे में भी कुछ जानने और जांचने की कोशिश करूंगा। अच्छी बात है। वो सर को इस बात की जुम्बश देते हुए बोली। फिर पूछा, क्या हमारे बैग्स गाड़ी के अंदर ही रहेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, मगर डिक्की में। बैग्स को हम कहाँ साथ साथ उठाए फिरेंगे। कोठी के अंदर जाने क्या हालात पेश आए, ये भी मुमकिन है हमारे लिए खुद को उठाए रखना भी दुश्वार हो जाए। फिर साहिल वाला मामला अलग है। उसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिलाई और मैं गाड़ी से नीचे उतर आया। मैंने गली का फासला बड़े तहम्मुल से तय किया, हालांकि इस वक्त दिल तो यही चाह रहा था कि किसी तरह उड़कर कोठी के अंदर पहुंच जाऊं, मगर एहतियात और हालात का तकादा यही था कि मैं एक कदम फूंक कर उठाऊं। आखिरी ओवर में मिस फील्डिंग शिकस्त से हमकनार कर देती है। मैं चौधरी दिलदार की कोठी से लगभग 100 गज के फासले पर पहुंच गया। ये गली का आखिरी सिरा था। इस गली के दूसरे सिरे पर मैंने सद्दफ को इंतजार करने के लिए कहा था। इस वक्त मैं कोठी के सामने खड़ा था। उसके गेट पर एक मुलाजिम सूरत शख्स मौजूद था। मैंने करीब जाकर उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने 2 गलियां बाद का एड्रेस बताकर उससे पूछा, भाई साहब ये कोठी किस तरफ है? उसने चलने में मेरे बताए हुए एड्रेस पर गौर किया, फिर बोला, आप तो बहुत आगे निकल आए हैं, इस तरफ 2 गलियां पीछे चले जाएं, ये कोठी उधर ही मिलेगी आपको। मैंने ममनून नजर से उसे देखा और चौधरी दिलदार की कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस शामियानी की वजह से धोखा खाकर इधर निकल आया हूँ। दरअसल मैंने उस कोठी में जाना है, वहाँ भी एक तकरीब है। बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस किस्म का धोखा हो जाता है जनाब, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या यहाँ कोई शादी की तकरीब है? मेरा इशारा चौधरी दिलदार की कोठी की जानिब था। उसने जवाब दिया, नहीं जी, यहाँ कोई म्यूजिक की महफिल है। उसके साहब के कोई खास मेहमान आए हुए हैं जिनके लिए महफिल मौसीकी सजाई जा रही है। चौधरी साहब ने अपने दोस्तों को भी इस प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है। वो शख्स खासा बातूनी नजर आ रहा था। मैंने उसकी कमजोरी से फायदा उठाते हुए कहा, ये अल्लाह रखा कौन है भाई? अपना यार है जी, इधर चौधरी दिलदार की कोठी में बावर्ची है। उस शख्स ने बताया। हमारे दरमियान खालाते हादरा पर गपशप होती रही। मैं भी इस कोठी में खानसा माँ हूँ। बात खत्म करते उसने उस कोठी की जानिब इशारा किया जिसके सामने वो खड़ा था। तुम्हारा क्या नाम है? मैंने दोस्ताना अंदाज में पूछा। वो खुश दिली से बोला, मुझे नियाज अहमद कहते हैं जी, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई नियाज अहमद। मैंने उससे मुसाफा करते हुए कहा, वैसे ये चौधरी दिलदार भी अजीब आदमी है। इतनी सर्दी में कोठी के बाहर लान में शामियाना लगा दिया। भाई अगर अपने मेहमानों का इतना ही ख्याल था तो कोठी के अंदरूनी हिस्से में इंतजाम करता। मेरी इस ख्वाह मुखा के तबसरे पर उसने चौंकना जरूरी नहीं समझा। मैंने जिस मकसद की खातिर वो तीर छोड़ा वो पूरा हो गया। मेरा तीर निशाने पर जा लगा। वो बातूनी नियाज अहमद बेनियाजी से बोला, बस साहब जी क्या कहें, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। ये लोग जो चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं। वैसे इन्हें सर्दी कहाँ लगती होगी, अल्लाह रखा बता रहा था। इस महफिल मौसीकी में शराब और शबाब की कमी नहीं होगी। चौधरी दिलदार के मेहमानों का ताल्लुक कराची से है, जहाँ सर्दी आती ही नहीं। लाहौर की सर्दी भी उन्हें महसूस नहीं होती क्योंकि उनके अंदर गर्मी कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी लाइल्मी में वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी तस्दीक कर बैठा था। कराची के मेहमानों का हवाला ये समझने के लिए काफी था कि कबीर शाह और उसका साथी कोठी में मौजूद है। अगर वो इस महफिल मौसीकी के मेहमान खुसूसी थे तो फिर उनकी वो रात चौधरी दिलदार की कोठी पर ही गुजरने वाली थी, जिसका वाक़ई मतलब यही था कि साहिल भी इस कोठी में मौजूद थी। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, भाई नियाज अली, मैं जिन लोगों की तकरीब में जा रहा हूँ वो तो शराब और शबाब से बहुत दूर रहते हैं। तुमने तो चौधरी दिलदार के बारे में बताकर मुझे हैरान कर दिया है। क्या पुलिस वाले शराब और शबाब की ऐसी महफिलों पर कोई एतराज नहीं करते? नियाज अली ने सरतापा मुझे बेयकीनी से देखा और बोला, लगता है आप बहुत ही सीधे साधे और नावाकिफ आदमी हैं। ओए अल्लाह के बंदे, ये ताकतवर लोगों का रिहायशी इलाका है। पुलिस वालों का इन पर हाथ डालते हुए पेशाब खता हो जाता है। मेरा साहब भी बड़ी पहुंच वाला है। तुम नहीं जानते इन लोगों को, ना ही जानू तो अच्छा है भाई। तोबा तोबा। मैंने एक मरतबा फिर अपने कानों को छुआ और नियाज अली का शुक्रिया अदा करके वहां से रुखसत हो गया। वो अपनी बेखबरी में मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ था। एक गली का चक्कर लगाने के बाद मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहां सद्दफ को आने के लिए कहा था। वो वहां मौजूद थी। मैंने नियाज अली से हासिल होने वाली मालूमात उसके गोश गुजार की तो वो पुरसोच अंदाज में बोली, वजदान,
मेरे ख्याल में 10 बजे से पहले कोठी के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। उसकी कोई खास वजह? मैंने इस्तफसार किया। वो कोई भी बात ख्वाह मुखा नहीं कहती थी। वो बोली, 10 बजे ये महफिल मौसीकी अपने जोबन पर होगी, यानी मेजबान और मेहमान तमाम इस शामियाने के नीचे होंगे जो चौधरी के लान में खड़ा नजर आ रहा है। कोठी के बेशतर मुलाजमीन भी अब साहब लोगों की खिदमत के लिए आस पास ही मौजूद होंगे। इस बात के इम्कान सिफर के बराबर है कि तुम्हारी साइल को वहां लाया जाए। वो कोठी के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में कड़ी निगरानी में होगी। चुनाचे इस मौके पर अगर हम कोठी के अंदर दाखिल हों तो हमारी कामयाबी के इम्कान ज्यादा से ज्यादा होंगे। उसकी तजवीज इंतहाई माकूल और बरवक्त थी। मैंने ख्याल हराई करते हुए कहा, चौधरी दिलदार की कोठी 2 मंजिला है और ये एक वसी व अरीज कोठी है। कोठी का लान इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि वहाँ लगभग 100 अफराद के बैठने का बंदोबस्त हो सकता है। इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि साहिल को बालाई मंजिल के किसी कमरे में रखा गया होगा। ये जरूरी नहीं है भाईजान, वो शिद्दत से बोली। ये भी हो सकता है उसे ज़ेरी मंजिल ही के किसी महफूज तरीन कमरे में रखा गया हो। हम किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं करेंगे। कोठी में खुफिया तौर पर दाखिल होने के बाद पहले हम ज़ेरी मंजिल को चेक करेंगे, उसके बाद ही बालाई मंजिल का रुख किया जाएगा। तुम ठीक कहती हो, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। हम कोठी के अकबी हिस्से से 22 की अंदर दाखिल होंगे और सबसे पहले कोठी वालों की नजर बचाकर वो गेट खोल देंगे जो बाहर से बंद नजर आया था। हम उस कुंडी को गिराकर ऐसा कर देंगे कि बवक्ते जरूरत उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। हमारी गाड़ी उस गेट के नजदीक कोठी से बाहर खड़ी है और अगर उस गेट पर अंदर से कोई ताला वगैरह लगा हुआ मिला तो सदफ ने खदशे का इजहार किया। मैंने गंभीर आवाज में कहा, तो मैं उस मौके पर ची की कुव्वत को बरवेकार लाऊंगा। मैंने जैसी बात खत्म की मुझे यूं महसूस हुआ कोई और भी मेरे अलावा वहां मौजूद हो। ये सांस पिछले 2 दिन से इतनी मर्तबा हो चुका था कि अब मैंने उस पर चौंकना छोड़ दिया था। यूं लगता था वो एहसास मेरा साया बन गया है। पता नहीं वो कौन सी पुरिसरार और गैर मरी कुव्वत मेरी निगरानी पर मामूर हो गई थी। अगर ये ची की कुव्वत का कोई करिश्मा था तो फिर जल्द अज जल्द उसकी हकीकत जान लेना जरूरी था। वो एहसास मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार करता चला जा रहा था। सदफ को इस मर्तबा मैंने बावर नहीं होने दिया कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। वो मेरी बात के खत्म होने पर बोली, क्या ची की कुव्वत से कोई बंद ताला खोला जा सकता है? बिल्कुल खोला जा सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर मौजूद गुफ्तगू को थोड़ा मोड़ते हुए सदफ से पूछा, क्या तुम्हें पाइप के जरिए ज़ेरी मंजिल से बालाई मंजिल की तरफ सफर करना आता है? मेरा मतलब है ऊपर चढ़ना। कभी अमली तजर्बे से तो नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है मैं ऐसा कर लूंगी। वो मजबूत लहजे में बोली। फिर पूछा, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने वजाहत की। कोठी के अंदर पहुंचने के बाद जब हम निचली मंजिल चेक कर लेंगे तो ऐन मुमकिन है जीने के जरिए हमें ऊपर जाने का मौका ना मिल सके। इस सूरत में हमें पाइप लाइन को वसीला बनाना होगा। वो एक लम्हा सोचने के बाद बोली, एक तरकीब और भी हो सकती है। वो क्या? मैंने ना समझने वाले अंदाज में देखा। वो बोली, तुमने बताया कि चौधरी दिलदार का बावर्ची अल्लाह रखा हमारे हथे चढ़ जाए तो उससे मालूम किया जा सकता है कि साहिल को कोठी के कौन से हिस्से में रखा गया है। इस तरह हमारा बहुत सा वक्त बच जाएगा और हम नहायत ही कम वक्त में अपना काम निपटा लेंगे। आइडिया अच्छा है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रखा को किस तरह काबू में लाया जाए। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, एक काम हो सकता है वैदान, मैं नियाज अहमद से जाकर मिलती हूँ। वो मुझे शक्ल से नहीं जानता, इस तरह अल्लाह रखा भी मुझे नहीं पहचानता। मैं कोई चक्कर चलाकर नियाज अहमद को इस बात के लिए तैयार कर लूंगी कि वो थोड़ी देर के लिए अल्लाह रखा को बुला दे। एक मरतबा अल्लाह रखा मुझ तक पहुंच गया तो मैं उसे बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगी। उधर अच्छा खासा अंधेरा है, 2-3 खाली प्लाट पड़े हैं। फिर उसने उस समत इशारा भी कर दिया और बोली, तुम पहले से वहां पहुंच जाओ, तारीकी के बायस तुम उसे नजर नहीं आओगे। मैं जैसे अल्लाह रखा को वहां लेकर आऊं तुम उसे अपनी गिरफ्त में ले लेना। जब उसकी गर्दन तुम्हारे चुंगल में होगी तो फिर उसकी जबान तुम्हारी मर्जी की बोली बोलेगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं तारीफी निगाह से उस 5 फुट की माँ जबीन को तकने लगा। इस तौसीफ में हैरत का अंसर गालब था। पिस्ता कामती पर उसका बड़ा बड़ा बदन क़यामत सुगरा का नक्शा पेश कर रहा था। वो अहले हुस्न ही नहीं अहले अकल भी थी। उसका मंसूबा मेरे दिल को लगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, मैं उस तारीख गोशे की तरफ जा रहा हूँ, तुम अपने हुस्न का जादू जगाने की कोशिश करो। बात खत्म करते ही मैं अमल में आ गया। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कोई और भी मेरे साथ ही हरकत में आया है। मैं अपने नादीदा एहसास की मुय्यत में मतलूबा मुकाम तक पहुंच गया। इस खाली आते में जा बजा कद्दे आदम झाड़ियां उगी हुई थी। मैं एक झाड़ी के अकम में खड़ा होकर सदफ का इंतजार करने लगा। इंतजार 5 मिनट से ज्यादा तवालत इख्तियार कर गया तो मैंने अपने एहसास को चेक करने का फैसला किया। मैं इस वक्त झाड़ी के पीछे खड़ा महसूस कर रहा था कि कोई मेरे करीब मौजूद है। मैंने सरगोशियाना अंदाज में उसे पुकारा, हेलो। मुझे सरगोशियाना अंदाज ही में जवाब मिला, हेलो। पहले तो मैं यही समझा कि मेरी समात को धोखा हुआ है। बिल्कुल मेरे ही लबो लहजे में उस पुरिसरार कुव्वत ने भी हेलो कहा था। मैं उसे अपनी आवाज की बादगिश्त नहीं समझ सकता था क्योंकि उस वक्त मैं जिस मुकाम पर खड़ा था वहाँ बादगश्त इको के बेदार होने के आसार नहीं थे। इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ साउंड मखसूस हालात में पैदा होती है। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट होने लगी। इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि मेरे इंतहाई करीब कोई मौजूद था जो मेरे लिए नादीदा था, लेकिन उसकी आवाज मेरी समात तक रसाई हासिल कर रही थी।
हैरत अंगेज तौर पर इस पुरस्रार कुव्वत से मैं खौफजदा नहीं था। मुझे वो सब कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन इसमें डर वाली कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा जब तक सद्दफ अल्लाह रखा को लेकर यहाँ आती है, मुझे इस नादीदा हस्ती से कलाम करना चाहिए। सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह थी कि वो मेरी आवाज बोलती थी। बोलता इसलिए कह रहा हूँ कि उसका लबो लहजा मेरी तरह मर्दाना था, और बोलती का इम्कान इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुमकिन है वो हस्ती कोई फीमेल हो। अभी तक मैं उसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। फिर कबल इसके कि मैं उस हस्ती से बाकायदा मुकालमा करता, नजदीक आते हुए कदमों की आवाज मुझ तक पहुंच गई। उसके साथ ही सद्दफ के किसी के साथ बातें करने की आवाज भी उभर रही थी। मैं समझ गया सद्दफ हमारे मतलूबा शिकार को घेर लाई थी। मैंने नादीदा हस्ती से गुफ्तगू को फिलहाल पसे पुश डाला और पूरी तवज्जो से सद्दफ का इंतजार करने लगा। मैंने नादीदा पुरस्रार कुव्वत को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो मुझे नहीं भूली। उसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मकनातीसी लहरों से बना हुआ कोई जिस्म मेरे अंदर दाखिल हो रहा हो। मैंने वाज़ेह तौर पर उस कुव्वत को अपने बदन का हिस्सा बनते हुए महसूस किया। ये एक अनोखा एहसास था जिसे अल्फाज में बयां करना मुमकिन नहीं। मैंने अपनी तवज्जो सद्दफ और अल्लाह रखा की जानिब मबजूल कर दी। इस वक्त मैं किसी चाको चौबंद चीते की मानिद अलर्ट खड़ा था। फिर जैसे शिकार मेरी रेंज में आया, मैंने एक तवील जस्ट भरकर उसे दबोच लिया। अगली लम्हे मैं उसे घसीट कर झाड़ी के पीछे ला चुका था। अल्लाह रखा की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में इस तरह कस चुकी थी कि वो किसी किस्म की हरकत के काबिल नहीं रहा था। वो एक नहायत ही खतरनाक किस्म का नेक लाक था। अल्लाह रखा की उम्र 55 के करीब रही होगी। उसकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने किसी मुदाहमत का मुजाहरा नहीं किया। मैंने उसकी गर्दन पर बाजू का दबाव कदरे कम करते हुए धमकी अमेज लहजे में कहा, अल्लाह रखा, तुम्हें अल्लाह ने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि तुम भूले भटके लोगों की रहनुमाई कर सको। अगर तुम मुझसे ताबुन नहीं किया तो समझ लेना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने पूरी सफाकी से कहा, हमारे बारे में कोई सवाल ना करो, बस इतना जान लो कि हम मौत के फरिश्ते हैं। अगर तुमने मेरे सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब ना दिए तो मैंने जुमला अधूरा छोड़कर उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। मुझे उस कमजोर बावर्ची पर ताकत आजमाने का कोई शौक नहीं था, बल्कि अपने इस अमल से मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन ये वक्त की मजबूरी थी। अगर वो पूरी तरह मेरी दहशत के ट्रांस में ना आता तो ऐन मुमकिन था वो मेरे सवालात का जवाब देने की बजाय चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। फिर अचानक ही दौड़ भी लगा सकता था। इस मौके पर मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। मैं बने बनाए खेल को बिगाड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वो ताउन पर तैयार हो गया। मुझे उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। मैंने जब उससे साहिल के बारे में इस्तफसार किया तो उसने बताया, रखवाली से लाई जाने वाली लड़की ऊपरी मंजिल के किसी कमरे में है। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। मैंने सख्त लहजे में पूछा, बलाई मंजिल के किस कमरे में? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। वो लजाजत अमेज लहजे में बोला, बलाई मंजिल पर और कौन कौन मौजूद है? उस लड़की के अलावा 2 मुसल्ला मुहाफिज हैं, उसने बताया, जो उसे कड़ी निगरानी में रखे हुए हैं। उनमें से एक आदमी कराची से आया है, दूसरा चौधरी साहब का मुलाजिम है। मैंने पूछा, उस लड़की को चौधरी दिलदार ने अपनी कोठी में क्यों कैद कर रखा है? मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो मादरत ख्वाना अंदाज में बोला, जब से वो इस कोठी में आई है किसी को बालाई मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं। मैंने सुना है वो लड़की इंतहाई खतरनाक है, जिसका ताल्लुक बड़े चौधरी साहब के किसी दुश्मन से है। बड़े चौधरी से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने उखड़े हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो मिनमिनाया, रखवाली के चौधरी नवाज अली बड़े चौधरी हैं और चौधरी दिलदार को छोटे चौधरी साहब कहा जाता है। चौधरी दिलदार साहब भी जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या सलूक किया जाएगा। हर बात रोजे रोशन के मानद आया होगी। चौधरी नवाज अली और चौधरी दिलदार का ताल्लुक साबित होने के बाद सारा खेल मेरी समझ में आ गया था।